हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं हूं दीपक चतुर्वेदी और ये आपका प्यारा सा चैनल दीपक सर फिजिक्स क्लास। आज हम लोग क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 12 की बात करेंगे। इस लेक्चर में हम गॉस लॉ क्या है उसके एप्लीकेशंस कुछ जानेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन passes through perpendicular of plane surface, that is called electric flux. Number of field line passes through perpendicular to the plane of surface, that is called electric flux. हमने किसी भी फील्ड से 4 लाइनें पास कर गई तो आपने कहा फ्लक्स की वैल्यू 4 है। उस रिलेशन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था फाई इक्वल ई डॉट ए। तो फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा। लेकिन अगर हम स्मॉल एलिमेंट्स की बात करते हैं और छोटा सा सरफेस लेकर और पूरे फ्लक्स की कैलकुलेशन निकालें तो क्या कहोगे? फाई इक्वल इंटीग्रल ऑफ डी फाई। क्या कहोगे? फाई इक्वल इंटीग्रल किसका? ये किसका सिंबल है? क्लोज सरफेस का सिंबल है। किसका सिंबल है? क्लोज सरफेस है। इंटीग्रल ऑफ डी फाई। एक छोटा सा एलिमेंट्स लेकर छोटी सी वैल्यू को काटकर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं और उसकी डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करते हैं। मान लो ये एक सरफेस है, ठीक। इस सरफेस पे हमको कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है। यहां नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास है, नंबर ऑफ फील्ड, ठीक है। अब नंबर ऑफ फील्ड लाइन तो कह रहा है कि ये इसका एरिया वेक्टर डी है या इसका एरिया वेक्टर ए हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फॉर्मूला कहेंगे फ्लक्स कितना है तो फाई इक्वल आप क्या कह सकते हैं? 3। फाई की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। जिसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कहते थे नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिस थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, that is called electric flux। ठीक। तो इतनी बात समझ में आई। हमने फाई की वैल्यू 3 हो गई। फाई इक्वल छोटा सा सरफेस लिया, इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस डी फाई। अब यहां से हम आगे जानते हैं कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। तो गॉस लॉ का मानना था कि जितना भी क्लोज्ड सरफेस है इसको 3D कहते हैं। 3D में क्या? कोन, स्फेयर, ठीक। अब उस 3D की बात जब उन्होंने की तो एक फॉर्मूला बनाया। क्या फॉर्मूला कहा? कि छोटी सी बात को समझना कि फ्लक्स चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है। तो फॉर्मूले में हमने क्या कहा? नेट फ्लक्स फाई क्या है? इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस डी फाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए भी लिख सकते हैं। होल एरिया का इंटीग्रेट करोगे तो ई ए आ जाएगा, ई इंटू ए आ जाएगा, ठीक। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है और सॉल्व करना है। तो बताइए कि मान लीजिए कि ये हम किसी क्लोज सरफेस में हमने एक स्फेयर लिया, यहां सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा। अब प्लस क्यू चार्ज के लिए हमने यहां पर छोटा सा एक एलिमेंट दे दिया। इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। इस स्फेयर का जो एरिया वेक्टर होगा कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर। पॉजिटिव के लिए फील्ड
आउटसाइड होती है, नेगेटिव के लिए इनसाइड होती है, टूवर्ड्स द चार्ज होती है। तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, आप यहां पर ले लें इसका एरिया वेक्टर आउटसाइड हो गया, प्लस के लिए फील्ड भी आउटसाइड हो गया। आप यहां ले लें, कहीं भी ले लें। तो बताइए फॉर्मूला क्या बना, इसकी रेडियस आर लेट की थी। अब रेडियस जब आर लेट की तो फॉर्मूला बताइए, हमने पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है, क्या था, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो क्या बताऊं इस पॉइंट का एट पी, जब पी पे कैलकुलेशन किया तो हमारा क्या बना, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, बताइए फाई की वैल्यू क्या है, फाई इक्वल क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, फाई इक्वल ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो फाई इक्वल क्या फॉर्मूला, ई इंटू ए। बताइए फाई ई की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ए। बताइए एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, इंटीग्रल ऑफ डीए कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ए क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फाई क्या निकला, क्यू अपान एप्सिलॉन। अब फाई की वैल्यू बताइए क्या आई, फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्या है, और क्या है, इंटीग्रेशन डी। तो ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला हो गया, मैथ की लैंग्वेज में। क्या फ्लक्स यहां पर किसी रेडियस पे, किसी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है। सिर्फ फ्लक्स किस पे डिपेंड है, चार्ज के ऊपर। इसका मतलब है कि इसी बात को कहा गया कि शेप क्या है, शेप एंड साइज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्लक्स। फ्लक्स के लिए क्या फ्लक्स शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा है, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ये किसी भी शेप एंड साइज के लिए चार्ज क्यू इनसाइड दोगे, आउट इनसाइड रखोगे, तो उसके लिए कितना फ्लक्स बनाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। कितना बनाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो डेफिनेशन क्या बनी, टोटल फ्लक्स इन क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस कौन से होते हैं, 3D, which is equal to total charge, ठीक, कैसा, इनक्लोज्ड, ठीक, टोटल चार्ज, टोटल फ्लक्स in closed surface which is equal to total charge in enclosed surface which is 1 upon epsilon naught times।
या इसी बात को हम छोटी सी भाषा में बदल दें, कुछ सरल करते हैं, क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस which is 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed by surface। मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। क्लोज कैसा? 3D। किसी 3D का टोटल फ्लक्स जो चार्ज इनसाइड अंदर रखा है वो कैसा होता है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस विच इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कह रहा किसी भी स्फेयर में अगर हम Q चार्ज रख रहे हैं, किसी 3D में Q चार्ज रखते हैं, तो Q चार्ज कितना फ्लक्स बना रहा है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना दिया? Q, और फ्लक्स कितना बना रहा है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या यहां पर फ्लक्स डिस्टेंस पर है, रेडियस पर है? इसका मतलब है कि फ्लक्स नॉट इफेक्टेड बाय शेप एंड साइज। फ्लक्स को हम शेप एंड साइज से कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते। इसका मतलब है कि हम कुछ भी सरफेस बनाते हैं, अमीबा की तरीके सरफेस हो जाए, यहां Q चार्ज रखो तो छोटा सा एलिमेंट परपेंडिकुलर है चार्ज के लिए, फील्ड भी कहां जाएगी? बाहर जाएगी। किसी भी आप जगह ले लें, यहां ले लें एरिया वेक्टर, प्लस के लिए फील्ड भी आउटसाइड, किसी भी पॉइंट पर आप लेंगे तो वहां पर नेट फ्लक्स कितना आएगा? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात कंफर्म हुई। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर हम इसको आउटसाइड रख दें, चलिए अब यहां पर हम एक बात देखें कि ये फाई, इसको रफ कर लेते हैं। अगर हम फाई कहें तो आपको दो बातें बार बार याद रखनी है कि ये जो फाई है कैसा है? क्लोज्ड सरफेस का है, ठीक है। फाई क्लोज्ड Q अपान एप्सिलॉन। ये Q कहां पे है? इनसाइड पे। Q कहां पे है? इनसाइड पे, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन को लर्न कर लीजिए। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। इसी हम चार्ज को मान लीजिए कि बाहर की सरफेस पे रखते हैं, तो जब बाहर की सरफेस पे रखते हैं तो देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या बनता है। मान लीजिए स्फेयर है, हमने यहां पे चार्ज क्यों रखा, ऐसे ही फील्ड लाइन क्रॉस हो गई, ठीक। सोचो यहां पर इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटसाइड, परपेंडिकुलर आउटसाइड, ठीक। इस चार्ज के लिए फील्ड भी आउटसाइड। इस पॉइंट की बात करूं, परपेंडिकुलर वेक्टर ए और ये ई। यहां की बात करो, यहां भी सिचुएशन परपेंडिकुलर वेक्टर, एरिया वेक्टर ए और, लेकिन यहां पर जो है इसका परपेंडिकुलर वेक्टर कहां जाएगा? बाहर की तरफ। यहां का, यहां भी बाहर, और यहां पर, यहां भी।
अब यहां पर आउटसाइड है तो यहां का फॉर्मूला क्या बना? अगर हम यहां की बात करें तो बताओ क्या है? फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा। तो बताओ ई ए कॉस कितना हो जाएगा? 180। ठीक, इधर एरिया वेक्टर, फील्ड आउटसाइड चली जाएगी बाहर की तरफ। तो बता cos 80 -1 होता है तो माइनस ई ए। ठीक, ये कब का है? कब का है विद्यु? फील्ड लाइन एंटर्ड इन सरफेस, जब फील्ड लाइन इंटर कर रही है और जब आउटवर्ड हो गई, बाहर की तरफ निकल गई, तो फाई इक्वल ई ए कॉस 0 1 होता है तो ई ए। ठीक, ये कब है? फील्ड लाइन आउटवर्ड इन द सरफेस। कब बेटा? फील्ड लाइन आउटवर्ड इन सरफेस। इसका मतलब फ्लक्स नेगेटिव होता है कब? जब फील्ड लाइन कहां पर? सरफेस में इंटर होती है। जब फील्ड लाइन सरफेस पे इंटर होती है तो फ्लक्स नेगेटिव होता है, और जब फील्ड लाइन सरफेस से आउटवर्ड बाहर की तरफ जाती है तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है। फील्ड लाइन जब सरफेस से आउटवर्ड जाती है तो उस समय कैसा फ्लक्स होता है? पॉजिटिव होता है। टोटल फ्लक्स निकालिए, 0 हो गया। अगर हम फाई नेट की बात करें तो कितना हो गया? 0। टोटल फ्लक्स 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये चार्ज आउटसाइड नहीं होना चाहिए, ये चार्ज कहां होना चाहिए? इनसाइड होना चाहिए। अगर ये चार्ज इनसाइड होता, चार्ज इनसाइड होता तो ऐसी फील्ड लाइन निकलता। ठीक, अब यहां पर आप किसी फील्ड की बात करिए, यहां का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक, फील्ड भी आउटवर्ड, तो क्या यहां पर कहीं पर फ्लक्स 0 है? नहीं है। देखिए ये यहां से, अगर हम कहें कि मान लो कि अभी रेडियस r थी, रेडियस को थोड़ा बढ़ा दें, हमने कितनी कर दी? r प्लस डेल्टा r। तो देखिए जितनी फील्ड लाइन अभी अंदर वाले स्फीयर से निकल रही थी, उतनी ही फील्ड लाइन आउटवर्ड वाले स्फीयर से बाहर निकल रही है। इसका मतलब है कि फ्लक्स जो है वो अंदर वाले के लिए भी Q अपान एप्सिलॉन नॉट और बाहर वाले के लिए भी Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने प्रूव किया था फाई इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट, नेट फ्लक्स नॉट इफेक्टेड बाय शेप एंड साइज, नॉट इफेक्टेड बाय एनी रेडियस, क्योंकि डिस्टेंस पे वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक, इस बात को समझ में आया? इसी सरफेस को आप देख रहे हो कि इसने ओपन सरफेस की बात नहीं की, क्लोज सरफेस 3D होता है, उसने 3D की बात की। इसीलिए गॉस ने अपने नाम पे इसको गॉसियन सरफेस कह दिया। क्या कहा? गॉसियन सरफेस। हर साइंटिस्ट जब अपनी कोई इन्वेंशन देता है तो अपने नाम पे कुछ ना कुछ रख देता है। उसने कहा फ्लक्स नॉट अफेक्टेड बाय एनी शेप एंड साइज, लेकिन होना कैसे चाहिए? 3D होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, उसका शेप एंड साइज कुछ भी हो। पेपर में पूछता है कि गॉस ने क्या बताया, तो गॉस ने रिलेशन डिराइव किया, फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन डिराइव किया। ठीक, गॉस ने क्या डिराइव किया है? फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन बताया है। और गॉस ने क्या? गॉस ने एक सरफेस माना जो क्लोज है, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एनी शेप एंड साइज, उसको कहा गया गॉसियन सरफेस। क्या कहा गया? गॉसियन सरफेस। अगर हम कहें कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस क्या लिख सकते हो? द सरफेस
which is closed for any shape or size, वो कैसा होना चाहिए? गॉसियन सरफेस। एक ऐसा सरफेस जो बंद हो, उसका शेप एंड साइज कुछ भी हो, उसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉस ने यही प्रूव किया था फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, कि जितना भी फाई क्लोज्ड का कितना होगा, जो क्यू इनसाइड होगा उसका 1 अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। चार्ज आउटसाइड नहीं होना चाहिए, आउटसाइड होगा तो टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा। उसी क्लोज सरफेस का इन्होंने एक नाम दे दिया, उसको कहा गया गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ क्लास 12th के लिए सीबीएसई, आईएससी और यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गॉस लॉ कुछ समझ में आई क्या था? टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस विच इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस चार्ज क्यू को कितने सरफेस ने बंद किया है, तो चार्ज क्यू सरफेस के अंदर था लेकिन उसने कितना फ्लक्स दिया? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट दिया। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब अगर हम कोण की बात करें, इसको रफ कर दें, इतनी बात कंफर्म हुई। फ्लक्स जब फील्ड लाइन कहीं इंटर करती है सरफेस पे तो फ्लक्स कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और फील्ड लाइन किसी सरफेस से जब आउटवर्ड जाती है तो फ्लक्स कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये आपका एक क्वेश्चन बना सकते हैं, तो अब याद रखिएगा, कहेगा व्हेन फील्ड लाइन इंटर्ड इन द सरफेस देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द फ्लक्स? तो आप क्या कहेंगे कि नेगेटिव होगा। व्हेन फील्ड लाइन इंटर्ड इन द सरफेस देन फ्लक्स हैव नेचर नेगेटिव। When field line outward from the surface, then flux is positive। उस समय फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। आप किसी भी सरफेस की बात कर ले, आपसे क्यूब में इनसाइड कितना चार्ज? क्यू। सिलेंडर में क्यू, कोन में क्यू। यहां की सिचुएशन ऐसे फील्ड लाइन आउटवर्ड, ठीक है। यहां पर भी वही सिचुएशन, यहां पर भी वही सिचुएशन। मैंने कहा कि 3D सरफेस होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, उसी क्लोज को गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो जब हम इनसाइड चार्ज क्यू देते हैं तो हमें कितना फ्लक्स देता है? आपको याद हो गया होगा, फाई क्लोज्ड कितना देगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। किसी 3D सरफेस में, किसी क्लोज सरफेस में चार्ज क्यू इनसाइड रखें, कोन हो, सिलेंडर हो, स्फेयर हो, क्यूब हो, तो वो चार्ज क्यू कितना फ्लक्स बनाता है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बनाता है। हमने बता दिया कि अगर इसी चार्ज क्यू को बाहर रखें तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। मतलब ये चार्ज क्यू बाहर नहीं होना चाहिए। कहां होना चाहिए? सरफेस के अंदर होना चाहिए। सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर थोड़ी सी बात को बदल दिया जाए, जैसे क्यूब की लैंग्वेज में वो बदल देता है, फ्लक्स नॉट इफेक्टेड बाई एनी शेप एंड साइज। फ्लक्स को साइज और शेप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम कहें ओनली वन सरफेस, मान लो इस क्यूब में मैंने नेट फ्लक्स कहा, ठीक, चार्ज क्यू यहां रखा, नेट फ्लक्स कहा तो आपने क्या कहा? फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक।
5 नेट। अगर मान लो एक सरफेस काम करते हैं, सिर्फ एक सरफेस, तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड। ठीक। अब सोचो कि सरफेस में 6 लेयर हैं, 1 2 3 4 5 6। क्यूब में 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए हमारा नेट फ्लक्स कितना आया था? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से बात को समझिएगा। क्यूब में 6 साइड, 1 1 2 3 4 5 6। उस 6 के लिए टोटल फ्लक्स कितना था? चार्ज क्यू जब इनसाइड था, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा फ्लक्स passes through one side। अगर एक साइड से पास कराएं तो फ्लक्स कितना होगा? क्यू अपान 6 एप्सिलॉन। क्यों? मैंने कहा चार्ज क्यू इनसाइड है, तो क्यूब में कितनी साइड बन रही है? टोटल कितने एज बन रहे हैं? 6। उस 6 के लिए चार्ज क्यू देने पर कितना फ्लक्स बना रहा है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसको हम लिख सकते थे इस तरह से 6 फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसको कोई ऐसा लिखता नहीं। तो मैंने कहा एक साइड के लिए फ्लक्स पासेस थ्रू सेंटर ऑफ क्यूब, सेंटर से कहेगा तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू क्यूब, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स पासेस थ्रू वन साइड ऑफ द क्यूब, एक साइड की बात करेगा तो क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। एक की बात करेगा तो क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज इसमें 6 साइड है। उस 6 साइड के लिए इनसाइड चार्ज क्यू दिया तो वो फ्लक्स बनाता था क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मेरी बात को समझ में आई? इसका मतलब है कि हमको सिर्फ यहां पर किसकी नीड है? फ्लक्स को वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमको सिर्फ किसकी नीड है? चार्ज की नीड है, और ये तो कांस्टेंट टर्म्स है। इतनी बात कंफर्म हुई? ठीक। अब थोड़ा और सोचिए। कहेगा a cube which have side 3 meter and charge is 17.6 microcoulomb, find total flux and flux passes through one side। ठीक है, तो साइड कितनी 3 मीटर हमने अभी जाना कि फाई क्लोज्ड किसके इक्वल है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड का फॉर्मूला है। अब कह रहा है साइड 3 मीटर है, चार्ज कितना है? चार्ज क्यू है 17.6 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मीन्स 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, तो नेट फ्लक्स फाई नेट कितना हो जाएगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है? तो फाई नेट कितना? क्यू कितना? 17.6 इंटू 10 की पावर -6, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, तो स्टार्ट करो। इसको क्या करें?
इसको हटा दें, यहाँ डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ 1 तो 1 0 लगा दो, अप्रॉक्स 2 टाइम्स जाएगा। हाँ 2 टाइम्स जाएगा। तो बताइए फाई कितना आया, 2 इंटू ये ऊपर गया 10 की पावर प्लस 12 हो गया 10 की पावर 6। क्या यूनिट होती है, यूनिट क्या बनेगी, ईडीए, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, या न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी कहते हैं, तो जूल इंटू मीटर पर कूलम। ठीक, अब हमने कहा कि सेकेंड सिचुएशन में फ्लक्स पासेस थ्रू वन साइड, तो ये 6 साइड के लिए आया है। हमने कहा ना कि चार्ज क्यू रखा तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल 6 साइड की क्यू के लिए। तो बेटा हमने कहा पूछा फ्लक्स पासेस थ्रू वन साइड, तो जितना फ्लक्स आया था 2 इंटू 10 की पावर 6 में किससे डिवाइड कर दो, या आप इसी में कर लीजिए, या अगर आपको इससे नहीं समझ में आता है तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट से कर लीजिए। तो 2 3 जा 6, तो 5 इक्वल 1/3 को क्या लिखोगे 0.33 इंटू 10 की पावर 6, क्या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, बात समझ में आ रही। गॉस ने क्या बताया, टोटल फ्लक्स passes through the closed surface which is equal to 1/epsilon naught times of total charge enclosed by the surface। वो चार्ज क्यू इनसाइड होना चाहिए। 3D के लिए क्या बनाता है फॉर्मूला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज क्यू देने पर वो फ्लक्स बना रहा था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, मेरी बात समझ में आई। तो ये था गॉस लॉ। अब आज का वीडियो में यही समाप्त करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में गॉस लॉ की एप्लीकेशन को लेकर आएंगे। उस गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हम लोग डिफरेंट होलोस्फीयर, सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए डिफरेंट वैल्यूज को निकालेंगे और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।